नमो बुद्धाय, नमस्कार, जय भीम, जोहार, सलाम वालेकुम। नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक। आज प्रथम अर्घ है, संध्या अर्घ। कल प्रथम अर्घ है। चैती छठ आस्था की चीजें हैं। इसके लिए बिहार बंगाल का जो सांस्कृतिक सामाजिक विरासत है, जो अपने आप में समर्पण है, सबको बधाई। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियों का रास्ता ढूंढिए। दूसरों की खुशियों के लिए जीने की आदत डालिए। प्रे करिए बिहार निर्माण का, बिहार की खुशियों का। आप सबको बधाई। मैं 2-3 बात मुझे लगा कि आपसे करनी चाहिए। 23 दिन के बाद एक देश के सबसे मजबूत 56 इंच वाले एक व्यक्ति कल लोकसभा में प्रकट हुए। वैसे तो वो विश्वगुरु हैं और कुछ लोगों ने और खुद को अपने भी उन्होंने मान लिया है कि मैं भगवान हूं। स्वयंभू भगवान खुद को स्थापित कर दिए और कहते भी हैं मैं ओमनी हूं। आए भी। मुझे लगा आज जब वो आएंगे तो आत्मनिर्भर भारत की बात करें, आम लोगों की जिंदगी की बात करें। लेकिन जब वो आए तो दया के पात्र बन गए। एक इंसान हमेशा जब अपने प्रजा को मजबूर करता है किसी मजबूरी के रास्ते चलने पर, तो मैं सोचता हूं वो कैसा राजा है। राजा कौटिल्य की बात याद करिए। एक मधुमक्खी किसी फूल पर बैठता है और उस फूल के धीरे धीरे रस को वो लेता है, उसको पीता है, चूसता है और एक मधुमक्खी की छाता बना करके या खूबसूरत जिंदगी जीता। वो किसी फूल को खत्म नहीं करता, वो फूल के निर्माण में उसकी जिंदगी की, उसकी विरासत को खत्म नहीं करता। एक राजा जो फूल को ही खत्म कर दे। मुझे कौटिल्य की इकोनॉमी याद आ जाती है, लेकिन मैं आज उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ उस पे जाऊंगा वो आए क्यों थे। उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं रुकेंगे। उसके पहले ट्रंप ने कहा कि ईरान तो लगभग खत्म हो चुका है और मैं जब चाहूंगा ईरान को मिटा दूंगा। एक दिन बाद ट्रंप का 2 ट्वीट आता है कि आप हमारी मदद करें, हम राज में सहयोग की जरूरत है। 2 तरह की बात है। एक सनकी आदमी से आप क्या उम्मीद करते हैं? एक ऐसा आदमी जिसके नाम से एप्स्टीन फाइल के 4 साल के ना जाने अनगिनत बच्चियों के साथ बलात्कार के हिस्से हों और उस बच्चियों को भूंज कर खाने की जिम्मेदारी हो।
उस व्यक्ति से भी दुनिया ही उम्मीद करे, मुझे आश्चर्य लगता है, मुझे समझ में नहीं आई। वह व्यक्ति कुछ कहता है और थका हुआ इंसान बन जाता है। एक व्यक्ति इजराइल जाने के बाद, युद्ध के बाद चुपचाप मौन रहता है और 23 दिन के बाद वो कहता है कि युद्ध के लंबे चलने के संभावनाओं के कारण हमें कोरोना की परिस्थितियों की तरह मूल्यांकन भी करना होगा और समझो और ये समझौता कर लेना पड़ेगा कि हमें वैसे जीना है संकट के बोझ पे। मतलब हम आए भी तो दया की पात्र बन के। यह वो व्यक्ति है जब प्रधानमंत्री बने और तब से लेके आज तक 12 सालों के अंदर कभी लोगों को शमशान में खड़ा किया, कभी किसानों को खड़ा किया जहां 1100 किसान मरे, कभी नोटबंदी में खड़ा किया जहां 400 के लगभग लोग मरे, कभी जीएसटी में खड़ा किया, कभी डीजल के लिए तो कभी खाद के लिए खड़ा किया, कभी बाढ़ के लिए खड़ा किया, और अब ऑक्सीजन और किचन के लिए खड़ा कर दिया। 12 सालों के अंदर कतारें, शमशान से किचन। और हमेशा कभी मेरी माँ को गाली दिया, कभी मुझको गाली दिया, हमेशा भीख मांगने की प्रवृत्ति। एक मजबूत आदमी कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं करता है। ये 12 साल के पहले से लेके आज तक इस कंट्री के 145 करोड़ लोगों के इमोशंस के साथ खेलता है, उसकी फीलिंग को खत्म करता है, उसके विश्वास को तोड़ता है हर मुद्दे पे। इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आज राज्यसभा में उन्होंने कुछ और भी बातें कह दी। पता नहीं नरेंद्र मोदी भाई को इस बात की जानकारी है या नहीं। अब यदि यह युद्ध 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में रुक भी जाता है तो कोरोना तो एक परिस्थिति पैदा की हुई इस दुनिया की आधी आबादी को खत्म करने वाली मेन डिजास्टर था। लेकिन यह युद्ध रुकने के बावजूद भी 5 से 10 साल तक जिस अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी गई है मिडिल ईस्ट कंट्री के बीच, उसका असर आम आदमी के जिंदगी पर, रोजमर्रे पर, उसके खान पान पे, उसके जीविका पर, उसके भविष्य पर, उसके बच्चों की लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये आज की बात नहीं है। क्या हुआ कोरोना के बाद ट्रेनों का, क्या हुआ कोरोना के बाद कई उद्योग का, क्या हुआ कोरोना के बाद मिडिल क्लास व्यापारियों का, क्या हुआ नोटबंदी के बाद किसानों का, क्या हुआ नोटबंदी। जब जब ये कोई कानून और बिल लाते हैं, कृषि बिल लाया किसानों ने विरोध किया, लेबर बिल लाया मजदूरों ने विरोध किया। आप कोई बिल लाने की बात करिए, जब भी ये कोई बिल लाते हैं तो लोग इसके विरोध में खड़े होते हैं। क्यों? जिसके लिए बिल लाते, मनरेगा का को खत्म करने की कोशिश की, मजदूर सड़कों पर थे। जब भी ये कोई बिल लाते हैं तो उन्माद पैदा होता है, चाहे एसटीएससी, चाहे यूजीसी का, चाहे कोई भी बिल हो। ये जब भी कोई बिल आता है तब ये एक आतंक को पैदा करता है।
अब आप सोचिए ये कौन सी परिस्थितियां। आज इन्होंने क्या कह दिया राज्यसभा में, और ये क्या कहते थे, विश्व गुरु स्वयं भू भगवान ओमनी 56 इंच। 12 सालों के अंदर इनकी एक छोटा सा राज्य मणिपुर ये जलते हुए छोड़ दिया, आम आदमी को सिसकते छोड़ दिया। और आज जब युद्ध के 23वें दिन बीते, तब ये हमसे भीख मांग रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं, कह रहे हैं पूरी दुनिया त्रस्त है। ये बता नहीं पाए कि इजराइल ये क्यों गए थे, आए तो क्या हुआ, ये 23 दिन क्यों मौन थे, इनका प्रयास क्या हुआ, ट्रंप के ट्वीट क्या थे, ट्रंप ने ईरान के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। और आज दोनों किस्म के विचार क्या कहते हैं। और आज उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है, आपको किसी भी तरह की सोचने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा कल क्या कहा, आज क्या कहा, और फिर इसके बाद इन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने कहा कि संभावना दिखती है युद्ध के लंबे आसार। मतलब अब आप हिंदुस्तान के लोग जैसे ताली थाली बजवाए थे, अगरबत्ती और मोमबत्ती जलवाए थे, और 9 महीने तक कोरोना की जिंदगी से आम आदमी को नासूर बनाना, नेता दलाल माफियाओं को मालीमाल करना, अब वही परिस्थिति डीजल। आप हमको बताइए, ठेला रिक्शा, चाउमीन, चाट, सिंघारा, जिलेबी, लिट्टी, पूरी सब्जी बना के रोजमर्रे की जिंदगी जीने वालों की को न तो किरोसिन तेल है और न ही गैस। इस कंट्री के लगभग ठेलों पर, फुटपाथ पर, सड़क के किनारे लगभग 32 करोड़ से ऊपर लोग जो 9,000 12,000 रुपया कमाकर जिंदगी जीता है, वो खत्म। एक तरफ ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो, दूसरी तरफ इनका संस्था और एक चिट्ठी निकलता है कि एक गैस सिलेंडर, अब नियम बदल गए, कोई भी व्यक्ति को गैस सिलेंडर खरीदने के लिए अब आपको इसके लिए सरकार के परमिशन और कई कानूनी प्रक्रिया से आना पड़ेगा। दो नहीं मिलेंगे। शादियां गई, फंक्शन गए, आपसे कहेंगे मैं क्या करूंगा, युद्ध के आसार है, प्रयास मेरा जारी है, लेकिन आप हमारा साथ दीजिए। मैं इस युद्ध में कहीं नहीं, मैं तो अलग हूं। एक अपने अच्छे दोस्त ईरान और रूस को भी इन्होंने अलग कर लिया। और आपको लगता है रूस और यूक्रेन के झगड़े जब इतने लंबे हैं, तो क्या ईरान की यह लड़ाई उससे ज्यादा जाएगी कि कम? वो ईरान है।
वो सऊदी कंट्री नहीं है, इराक नहीं है, हमास नहीं है। पूरी ईरान अपने आप को खत्म कर लेगा, लेकिन सनकी के सामने सरेंडर करे, मुझे ऐसा नहीं लगता। जितना मैं समझता हूं इस दुनिया को, जितना मैंने पढ़ा समझा है, जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई इतनी लंबी चल सकती है, ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच का ये द्वंद्व हमें कहां पहुंचाएगा, और आम आदमी का क्या होगा। कितनी छोटी बात करते हैं हमारे देश के पीएम, क्या कहते हैं, कहां से ये ऑक्सीजन लाएंगे, इनके पास भंडारण कहां है। बॉम्बे का भंडार क्या कह रहा है, कितने दिन और क्या होगा। तेल किस ऊंचाई की ओर जाएगा, और तेल और गैस जब सब कुछ खाली हो जाएगा तो आम आदमी की लाइफ क्या होगी। मैं बस इसलिए आपको आज लाइव आना चाहता। एक भी बच्चियों को, एक भी छात्रों को कहीं भी गैस नहीं मिल रहा है। हमने पटना में सभी बच्ची को कल से ही 300-300 रुपया उसके अकाउंट में, हर दिन 100 से 200 रुपया हमारे छात्र अध्यक्ष के द्वारा सभी बच्ची को भेजना शुरू कर दिया। कल भी 200 बच्चियों को 300 रुपया करके दिया गया। आज भी लगभग 100 बच्चियों के अकाउंट में 100 लगभग 300-300 रुपये की, ताकि वो छोटे गैस सिलेंडर में गैस भरवा करके, यदि ब्लैक मार्केटिंग ना मिलता हो तो अपनी इंटर का एग्जामिनेशन, अन कंपटीशन की तैयारी वो कर सके। बच्चे हो सकता है कहीं जाके चूरा खा ले, सत्तू पी ले, बेटियों के लिए दिक्कत होती है। पूर्णिया में भी मैंने कह दिया बच्चियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये कंटिन्यू पटना में जारी रहेगा। लेकिन सरकार का दायित्व क्या है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है। आज कल रात में 2 घर में डकैती हुई, डकैत चोरी करने गए। वैसे तो पटना में 20 लाख रुपया लूट लिया परसों रात, और कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब आज डकैत 2 घर में गए तो सोना नहीं लिया, चांदी नहीं लिया, हीरा नहीं लिया, 4 गैस सिलेंडर चोरी करके चले गए। अंदाजा कीजिए, सोना नहीं लिया, हीरा जवाहरत नहीं लिए, 4 गैस सिलेंडर, एक घर में, एक घर में चोरी करके चले गए। अब आप सोचिए, सोना से ज्यादा महत्व जिंदगी में आज ऑक्सीजन है, गैस है। मोदी जी, आपने कहा है कि मेरे रहते एक काम करिए मोदी जी, बेटी महिलाओं और बहनों की कतार को खत्म कर दीजिए, उसकी किचन को सुरक्षित रख लीजिए, इतना ही कीजिए। लाठी चलाना बंद कर दीजिए। और जिस तरह आप कोरोना में सैनिटाइजर, मास्क, रेमडेसिविर, ये सब मुनाफाखोरों को बिचवा करके अरबपति खरबपति बनवा दिए नेताओं को, वैसे अपने पूंजीपति और उद्योगपति और मुनाफाखोरों को अरबों खरबों की फायदा देने के लिए भीख मत मांगिए, दया का पात्र मत बनिए, सौदा मत करिए, आंसू मत बहाइए। प्लीज
मेरा रिक्वेस्ट है मोदी साहब, मैं विनती करता हूं आपसे, इतना कर दीजिए किसानों को तेल की कमी ना हो, आम आदमी की जिंदगी निहाल ना हो, और बेटी और बहनों का किचन गैस के बगैर बंद ना हो। और उससे भी ज्यादा जो बच्चे जहां पढ़ रहे हो उसको मजबूर मत कीजिए। इस युद्ध के परिणाम 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह नहीं होगा। पप्पू यादव की बात याद रखिएगा, इस युद्ध के परिणाम पूरे देश पर 5 से 10 साल महंगाइयों पर सबसे बुरा असर पड़ेगा, ये ख्याल रखिएगा। दूसरी बात और अंतिम बात, लगातार बिहार की स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक तरफ महा इंस्पेक्टर राज, दूसरी तरफ महा जंगल राज, पुलिस के द्वारा गोली मारना, पुलिस के द्वारा जबरन बच्चों पर पीट के सीतामढ़ी में मारने का प्रयास करना, दिन के चौराहे पर एक नौजवानों को कील ठोक के मार देना। आज भी आरा में 4 लोगों को एसडीपीओ ऑफिस में ठोक दिया गया, बक्सर में गोली मार दिया गया। लगातार लेकिन माफिया और अपराधियों को गणेश परिक्रमा जिस तरह जाति के आधार पर किया जा रहा है, और टीवी और सोशल मीडिया के लोग जिस तरीके से अपराधियों के गुणगान में लगे हैं, बाहर टीवी, बाहर मीडिया, क्यों हत्या रुकेगी? जब हम अपराधियों के गुणगान में जाति के आधार पर लगे रहेंगे तो ये मौत कैसे रुकेगी? बच्चियों का बलात्कार कैसे रुकेगा? 5 आदमी एक बच्ची को घर से उठा के ले जाता है, 9 दिनों तक बलात्कार करता है, मार के एसिड छीट के 14 साल की बच्ची को मार देता है। उसका कोई माँ बाप नहीं होता। इसीलिए मेरा बस इतना ही आग्रह है आपसे, और विपक्ष के सारे नेताओं से, आप तो बिन मौसम कुछ करते नहीं है। चुनाव आएगा तब फिर तलखी होगी, या कुछ दिनों के बाद जाति के आधार पर कोई निकलेंगे, कोई जाएंगे। किसी नेता को कोई बोलेगा, अरे पप्पू यादव चले गए, अरे आपके जात को गोली मारा, आप क्यों नहीं जा रहे? आप भी चले जाए। न जाने कितने मासूम बच्चियों का बलात्कार हुआ, कहीं नहीं गए। बहुत सारे लोग मरे। लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमने देखा अभी जब होली था तो किसी ने होली मिलन इस बार नहीं किया। एक आदमी मीट, सब लोग मीट बनाए, मीट खाए, उसी दिन होली के दिन ही होली का दहन भी नीतीश जी का किया गया। अच्छे तरीके से किया कुछ लोगों ने, बारे बार कुछ लोग मीट भी खाए। लेकिन जब रमजान आया, नीतीश जी को याद रही इफ्तार की, लेकिन विपक्ष में किसी को याद नहीं रहा। विपक्ष के किसी पार्टी को इफ्तार की याद नहीं रही, ना होली की याद रही। तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि आप बच्ची के बलात्कार में ऐसे लोग जाएंगे? इसीलिए आग्रह है कि राजनीति बंद कर दीजिए, बिहार के हित में लड़ने का संकल्प लीजिए। भरोसा रखिए, मैं जिंदा जब तक हूं, पटना के किसी बच्ची को पैसे के अभाव में गैस बनाने की कमी नहीं रहने देंगे। हर बच्ची को मेरे तरफ से गैस के लिए 300 रुपया मिलेगा।
और ये मेरा संकल्प है। मैं इस 2 बातों के बाद आपसे सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, अब भी मोदी जी को समझिए और इस सरकार को समझिए। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, यह भी गैस किसी तरह यदि मिलेगा तो बंगाल, असम के चुनाव, केरल और तमिलनाडु के चुनाव तक इनकी रोना धोना चलेगी, ये बहुरुपयागिरी भी चलेगी, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करेंगे, आपके इमोशंस के साथ भी खेलेंगे। चुनाव के खत्म होते ही भारत का सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही कहने के लिए मैं आपको संवाद किया था। हृदय से चैती छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरा प्रणाम। इस देश के आम आदमी की खुशियों के लिए हम सब आशीर्वाद लें। 26-27 तारीख को रामनवमी है। संकल्प लें कि हम रामनवमी सौहार्द के साथ, बेहतर रिश्ते के लिए, वसुधैव कुटुंब और सर्वधर्म समभाव के भाव में, सार्वभौमिकता के नैसर्गिक दर्शन के साथ, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव और जगत और प्रकृति की कल्याण की कल्पना करने के लिए रामनवमी को आंतरिक उत्सव के रूप में मनाएं और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आग्रह है, इस रामनवमी को बंगाल चुनाव का मोहरा न बनाए, इस्तेमाल न करें, हिंसा में न परिवर्तित हो। मुझे डर है यह जो 26 और 28 के बीच का जो दिन है, यह कहीं आसाम, बंगाल के चुनाव की भेंट न चढ़ जाए। हमारा सौहार्द और हमारा पूजा आग्रह है, रामनवमी में इन पार्टियों से बचिएगा और इन हुर्दंगियों से बचिएगा। रामनवमी को नफरत का आधार नहीं बनाइएगा और हिंसा को शरण मत दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।